तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं राफेल ब्रांडो के अपडेट से। तो भाई अगेन इनके तरफ से इनके क्वाड का एक अपडेट आया हुआ है, जहाँ की वो अपने लेग वर्कआउट के बाद अपने कोच नील हिल के साथ अपने क्वाड्स की कंडीशनिंग को शेयर कर रहे हैं। वैसे कुछ दिन पहले ही राफेल ने कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट भी दिया था कि राफेल अपने न्यू इंप्रूव वर्जन के कुछ पोजेस में शायद से हार्डी शोपैन को भी बीट कर देंगे। इवन उन्होंने उन दोनों पोजेस को भी मेंशन किया था, जो कि थे फ्रंट लैट स्प्रेड पोज और साइड ट्राइसेप पोज। बट एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग ये चीज करंट में तो एप्लीकेबल नहीं है, इवन शायद आने वाले कुछ सालों में भी ना हो आई थिंक। बट अगेन हार्डी शोपैन के अगेंस्ट भी एक ऐसा स्टेटमेंट पास करने के लिए करेज तो काफी चाहिए, क्योंकि एट द एंड अगर आप उस लेवल के इंप्रूवमेंट्स करके नहीं आ पाते हो देन आप भी जानते हो कि ऐसे स्टेटमेंट से तब आप कितने ज़्यादा ट्रोल होने वाले हो। तो कहीं ना कहीं राफेल का भी खुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, खासकर अपनी इंप्रूव फिजिक के ऊपर। वैसे भाई बस कुछ दिन पहले ही हार्डी शोपैन की तरफ से भी उनका एक वीडियो आया हुआ था, जहाँ वो हैनी रैमबॉट के सामने अपने क्वाड्स को शो कर रहे थे। और कहीं ना कहीं अब राफेल की तरफ से भी वैसा ही एक सिमिलर अपडेट आया हुआ है। बट स्टिल इस पॉइंट पे आके, यानी इन इंप्रूवमेंट्स के बावजूद और इन स्टेटमेंट्स के बावजूद, मुझे पर्सनली राफेल के हार्डी को बीट करने के कोई चांसेस नहीं दिखते। इवन सैमसन को बीट करने के भी ना के बराबर चांसेस दिखते हैं। हाँ, माना इन्होंने इस बार एक लंबा ऑफ लिया था, इवन इनकी फिजिक्स स्ट्रक्चर वाइज सेफ एस्थेटिक वाइज काफ़ी बढ़िया दिखती है, और इस बार वो एक बिगर वर्जन के साथ भी आएंगे। स्टिल मेरे अकॉर्डिंग राफेल हार्डी या सैमसन इन दोनों को बीट नहीं कर पाएंगे। अब भाई बात करते हैं जेम्स हॉलिंगसेट के ऊपर। तो फिलहाल इनके तरफ से भी इनके कुछ 10 डेज आउट के फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के रिगार्डिंग। तो अब जाके ये टाइम तो आ गया है जहां हमें अब कुछ दिनों में ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली में जेम्स इस साल किस प्लानिंग के साथ आने वाले हैं। मतलब क्या जेम्स अपने साइज और राउंडनेस को थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करने वाले हैं जिससे कि वो और ज्यादा डिटेल और कंडीशन दिखे, या फिर जेम्स स्टेज पे एक फुलर और राउंडर फिजिक के साथ आने वाले हैं। वैसे जेम्स करंट में जिस फिजिक को कैरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी अनसर्टेन है कि उसके बेस पे जेम्स एक बढ़िया प्लेसिंग पे आ पाएंगे, क्योंकि ओहायो लाइनअप में टॉप में जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो सारे साइज वाइज तो स्मॉल है ही नहीं, बल्कि साथ ही साथ जेम्स से भी एक बेटर शेप को कैरी करते हैं। तो अब इस फेज में आके जेम्स और मिलोस को ये डिसीजन लेना ही होगा कि वो कैसे फिजिक के साथ आना चाहेंगे। हालांकि डिसीजंस लेने के मामले में मिलोस नो डाउट एक काफ़ी बढ़िया कोच है, और ये चीज़ आपको जेम्स के डाइट से भी पता चल ही जाएगा कि जेम्स पीक वीक में रहते हुए भी चीट मील्स इनटेक कर रहे हैं। इवन इन चीट मील्स के बावजूद जेम्स करंट में अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को कैरी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मिलोस इस रिगार्डिंग भी कोई बढ़िया डिसीजन जरूर लेंगे। बाकी आप कितने भी बढ़िया डिसीजन ले लो, बट एंड तक मैटर करता है कि जजेस स्टेज पे किस टाइप के फिजिक को ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं, क्योंकि आखिर तक पेशेंस तो उन्हीं के हाथ में है। बाकी मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरे ख्याल से जेम्स को अपने साइज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके अगेंस्ट जितने भी बॉडी बिल्डर्स रहेंगे वो सारे मास मॉन्स्टर्स है। तो उस मामले में इन्हें साइज की ज़रूरत है। बाकी देखते हैं कि इनका क्या प्लान है। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई मेरे रेगुलर वीडियोस तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं मार्टिन फिट्जवाटर और ब्रेट विलिंगम के ऊपर। तो फाइनली इन दोनों का एक कोलैब अपडेट हमें देखने मिला इस बार। वैसे अगर आपको पता नहीं होगा तो ये दोनों पास्ट में ट्रेनिंग पार्टनर्स रह चुके हैं, और कहीं ना कहीं इन दोनों का एम भी इस बार सेम ही है कि किसी भी तरह से वो इस बार ओलंपिया में अपना डेब्यू कर सके। हालांकि ब्रेट विल्किन तो ऑलरेडी 2023 ओलंपिया में क्वालिफाइड थे, क्योंकि उन्होंने 2023 के सेशन का सबसे पहला प्रो शो ही जीत लिया था, और वो शो भी इवन 2022 में ही हुआ था। बट इसके बावजूद शो के बस 5-6 हफ्ते पहले उनके तरफ से ये अनाउंसमेंट आया कि वो ओलंपिया में कम्पीट नहीं करेंगे, जिसका रीज़न था उनका डाइजेशन इशू। और कहीं ना कहीं ये डिसीजन डेफिनेटली उनके लिए काफ़ी हार्ड डिसीजन रहा होगा, क्योंकि पहली बात तो वो उनका ओलंपिया डेब्यू होने वाला था। इवन उन्होंने सेशन के पहले प्रो क्वालिफायर शो को जीतकर वो क्वालिफिकेशन लिया था, और देन उसके बाद पूरे साल वो खुद को ग्रो करने में लगे हुए थे, जो कि उन्होंने किया भी था। बट एंड मोमेंट में आके उनके साथ ये इश्यूज आ गए, और उसके बाद ब्रेट ने काफ़ी मसल्स को लूज भी कर दिया था, क्योंकि वो उतने फूड्स को ही इंटेक नहीं कर पा रहे थे। बट फिलहाल जेम्स अपने ट्रैक पे वापस आ चुके हैं। इवन इनके करंट फिजिक को देखकर भी ऐसा फील आ रहा है कि ये जल्द ही किसी शो में कम्पीट कर सकते हैं। हालांकि इसके रिगार्डिंग अभी तक तो कोई अनाउंसमेंट्स नहीं है, स्टिल ये बहुत जल्द कम्पीट कर सकते हैं। अब इस फेज पे मार्टिन फिट्जवाटर के ऊपर भी काफ़ी उम्मीदें टिकी हुई है, क्योंकि ये भी इस बार लगभग 1.5 साल के बाद कमबैक करने वाले हैं। हालांकि उससे भी कुछ ज़्यादा ही टाइम होगा, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इनका लास्ट शो था शायद आर्नोल्ड क्लासिक यूके 2022 का, जहाँ की ये 4th प्लेसिंग पे आए थे, जो कि इनके लिए एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड प्लेसिंग थी, क्योंकि इनका मानना था कि मार्टिन इस शो में एंड्रयू को बीट करके इस शो को जीत जाएंगे। और कहीं ना कहीं उसके पीछे का रीज़न ये था कि उस शो के कुछ हफ्ते पहले हुआ था टेक्सास प्रो, जहाँ की इनके और एंड्रयू जैट के बीच एक काफ़ी क्लोज फाइट देखने मिली थी। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से मार्टिन इस उम्मीद में थे।
वैसे अगर फिजिक की बात करें तो दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जहाँ की एंड्रयू एक लंबे एस्थेटिक फिजिक वाले बॉडी बिल्डर है, बट वही मार्टिन कंडीशनिंग और मसल डेंसिटी के मामले में कहीं ना कहीं एंड्रयू से आगे है, खासकर बैक पोजेस में तो है ही। तो इस बार तो मार्टिन का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया आर्नोल्ड क्लासिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो कहीं ना कहीं डेट्रॉइट प्रो शो वो शो बन सकती है इनके लिए जहां वो अपने पोटेंशियल को प्रूव कर पाए। हालांकि डेट्रॉइट प्रो के प्राइस मनी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इस शो में और बड़े बड़े नाम जुड़ने वाले हैं, एंड तब मार्टिन के लिए ये शो जीतना शायद से पॉसिबल ना हो। अब भाई बात करते हैं माइकल द बुल के ऊपर। वैसे इनके ऊपर भी इस प्रेप में कुछ खास बातें तो नहीं हो पाई, क्योंकि इस बार इनके तरफ से भी कहीं ना कहीं काफी कम अपडेट्स ही हमें देखने मिले, खासकर ओलंपिया 2023 के प्रेप के मुकाबले। वैसे बीच में तो इनके तरफ से ये भी सुनने मिला था कि इस प्रेप के ड्यूरिंग ये काफी अनफोकस्ड थे। इवन शो के बस 3 हफ्ते पहले ही इन्होंने एक्चुअली में अपने प्रेप को फोकस्ड वे में स्टार्ट किया था। इवन इस बार इस प्रेप में माइकल मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, और कहीं ना कहीं इसका मुझे रीज़न ये लगता है कि ये काफ़ी लंबे टाइम से लगभग 2 साल से कंटिन्यू कम्पीट किए जा रहे हैं, और इस बीच इन्होंने अपने बॉडी और अपने ब्रेन दोनों को ही सफिशिएंट रेस्ट नहीं दिया। तो पता नहीं कि इस चीज़ का इनके ओवरऑल फिजिक के ऊपर इस बार क्या इफेक्ट आने वाला है। बट इसके बावजूद माइकल अपने रिसेंट अपडेट्स में शेडेड तो दिख ही रहे हैं, साथ ही साथ बिगर भी। वैसे न्यूज़ तो ये भी है कि ये अपने लेग्स को फिलहाल काफ़ी ज़्यादा हेवी ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि इनके लेग्स में सेपरेशंस तो है, बट माइकल अपने लेग्स में और साइज ऐड करना चाहते हैं। वैसे फिलहाल तो क्वेश्चन ये भी है कि क्या माइकल इस शो में अपने फिजिक को ओलंपिया जैसा पीक करके आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि ओलंपिया में तो ये अपने कोच पैट्रिक के गाइडेंस में थे, बट इस शो के प्रेप में इन्होंने सेल्फ प्रेप किया है। तो देखने वाली बात हुई कि माइकल अपने पीक मार्क को हिट कर पाते हैं या नहीं। अब भाई इसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं वेस्ले विजर्स के ऊपर। तो इनके तरफ से भी इनके 10 डेज आउट के कुछ फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं। वैसे वेस्ले का जो अपर फिजिक है वो नो डाउट क्लासिक फिजिक डिवीजन में वन ऑफ द बेस्ट अपर फिजिक्स में से आता है। खासकर इनका जैसे शेप आता है, जैसे मसल्स बेलिस आते हैं और जो सेपरेशन आते हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव दिखते हैं। और अगर वेस्ले की लोअर फिजिक भी उनके अपर फिजिक जैसी लेवल पे होती देन शायद से वो ओलंपिया में टॉप 5 को भी क्रैक कर देते। तो इस मामले में मैं अर्श के ऊपर भी बात करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अर्श के भी अपर फिजिक में आपको थोड़े बहुत फ्लॉस देखने मिल जाएंगे, बट शायद से वो फ्लॉस आपको वेस्ले के फिजिक में ना दिखे। अब अर्श के टॉप 3 में प्लेस होने के पीछे का जो रीज़न है वो है उनके क्वाड्स और उनकी कंडीशनिंग। इवन अर्श स्टेज पे भी जिस तरीके की पोजिंग करते हैं तो उससे एक ऐसा इल्यूशन क्रिएट होता है जो उनके वेस्ट को तो स्मॉल करता ही है, साथ ही साथ वी टेपर को भी इंप्रूव कर देता है। तो वेस्ले ने भी लास्ट 2 सालों में इंप्रूवमेंट्स तो किए हैं, क्योंकि 2022 में वो 8th प्लेस पे आए थे ओलंपिया में और 2023 में 7th। हालांकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इनकी कंडीशनिंग थोड़ी और बेटर हो सकती है, खासकर इनके फ्रंट फिजिक में, और साथ साथ इनको अपने क्वाड्स को भी साइज वाइज ग्रो करना चाहिए जिससे कि इनका वेस्ट स्मॉल दिख सके। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर वेस्ले इन इंप्रूवमेंट्स को करके आते हैं देन डेफिनेटली वो ओलंपिया में हायर प्लेसिंग्स पे आ सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।